हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई आप लोगों के। तो आज भाई हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। हाँ, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं, मतलब कि हैलोजन अगर आपस में ही कंपाउंड्स बना रहे हैं तो वो किस किस टाइप के हैं, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा जो है शॉर्ट में बता चुका हूं और अब आपको उसके फॉर्मेट्स बता देता हूं उनके एग्जांपल्स के साथ में। तो 4 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, AX टाइप के, AX3 टाइप के, AX5 टाइप के और AX7 टाइप के। ठीक है ना। तो इसके अंदर में अपन ने X, X', 3 इस तरीके से अपन ने समझा था पिछली बार, तो इस फॉर्मेट में भी अपन इसको समझ सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ClF, BrF, BrCl, ICl और IBr इस टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं। AX3, ClF3, BrF3, ICl3 इस टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। AX5 के BrF5, IF5 ये बन सकते हैं और AX7 में अपने पास में क्या IF7 बन सकता है। तो भाई देखते आ रहे कि जैसे जैसे अपन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हैलोजेंस शो कर सकते हैं जब वो दूसरे हैलोजेंस के साथ में, स्ट्रॉन्ग हैलोजेंस के साथ में क्या करें, कंबाइन करें। तो अगर मैं बात करूं इनकी प्रॉपर्टीज की, तो भाई ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं होते, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर नहीं होते। अगर हम बात करें कि भाई इनकी रिएक्टिविटी की, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैलोजेंस होते हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या है कि भाई XX मतलब कि हमारे जो हैलोजन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड होगा, और अगर दो अलग अलग हैलोजन से उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीकर होगा, है ना। समझना इस बात को। जैसे कि AX3 है ना, या फिर AX ले लेते हैं, AX है तो AX के बीच का जो बॉन्ड होगा वो XX के बीच के बॉन्ड से क्या होगा, वीक होगा। इस वजह से जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, जल्दी डिसोसिएट होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस वजह ये रीजन है इसका, मोर रिएक्टिव देन कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस। हैलोजेंस से अगर अकेले में देखा जाए तो ये कंपाउंड्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बहुत। इसी वजह से इसमें एक और प्रॉपर्टी अपन समझ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। अगर मैं देखा जाऊं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, जिनको हम फ्रियोन्स के नाम से भी जानते हैं। और कुछ फ्रियोन्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हैं, जैसे कि फ्रियोन 11, CCl3 और F। ठीक है, तो भाई ये क्लोरोफ्लोरो, तो क्लोरीन और फ्लोरीन इसके अंदर होना चाहिए और ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होने चाहिए। तो CCl3F, CCl2F2 फ्रियोन 12 होता है और फ्रियोन 13 जो है वो CClF3 होता है। तो भाई ये हुए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। फटाफट इसका लो स्क्रीनशॉट और फिर डिस्कस करते हैं हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स। हाँ भाई, तो अब पहुंच गए हम पी ब्लॉक की आखिरी कड़ी पे, आखिरी फैमिली पे, जो कि है ग्रुप 18 नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं वो किसी के साथ में ज्यादा रिएक्शन नहीं करती हैं और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो समझना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो इनकी स्टेट कैसी होती है। अब भाई ये गैस है, किसी के साथ में रिएक्शन करनी नहीं, तो ये कैसी होंगी, मोनोएटॉमिक। और क्या होगा इनके पास में कि भाई ये टेस्टलेस होंगी, ओडरलेस होंगी, कोई भी किसी से यार इनको कोई मतलब ही नहीं रहता, ये यार इनर्ट गैसेस। तो भाई मोनोएटॉमिक, टेस्टलेस, ओडरलेस गैसेस होती है ये। सॉल्युबिलिटी भी इनकी नहीं रहेगी क्योंकि भाई किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगी ही नहीं जब ये, तो ये क्यों सॉल्युबल होंगी, तो ये स्पेरिंगली, बहुत ही कम इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम इनकी बात कर लें तो भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है भाई लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वैन डर वाल्स फोर्सेस है ही नहीं, वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे नहीं तो भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो कम ही रहेगा, दूर दूर रहेंगे एटम्स, है कि नहीं। तो ये, तो भाई ये मैंने यहाँ पे लिख के भी रखी है आपके लिए, अगर आपको रिवाइज करना है तो कि भाई ये कौन कौन सी होती है, कैसे इसको याद रख सकते हैं, मैंने आपको बताया है।
ही नेवर अराइव्ड, कारा 0 रन पे आउट, या फिर हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन पे आउट। किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत जरूरी है ये पैटर्न याद होना। अगर हम बात कर ले किसकी, एटॉमिक रेडियाई की, तो भाई ये तो जनरल ट्रेंड फॉलो होगा कि नीचे नीचे जाते जाते शेल्स बढ़ती चली जाएंगी और यहाँ पे इनके साइजेस भी क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चलेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, इंक्रीज। अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने में क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, भाई कि अगर मैं किसी भी एटम को क्या दूं, एनर्जी दूं, तो वो मुझे पलट के क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे। अब भाई नोबल गैसेस है, वो तो इलेक्ट्रॉन देने से नहीं, तो भाई सबसे ऊपर वाली जो होगी गैस, वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स को समेट के रखी हुई होगी, तो भाई उसको मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। और नीचे नीचे जैसे मैं आता जाऊंगा, जैसे कि मैं हीलियम से चला और मैं कहां पहुंच गया, रेडॉन पे पहुंच गया, तो रेडॉन का साइज बड़ा है, वहां पे शेल्स ज्यादा बड़ी हुई है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दूर है न्यूक्लियस से, तो वहां से मैं इलेक्ट्रॉन भले ही निकाल सकता हूं, लेकिन हमें याद रखें कि सब में से सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी होती है, नोबल गैसेस की होती है। फिर अगर बात कर ले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भाई इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, इनका पूरा सेल सफिशिएंट है, बाहर की शेल जो है वो पूरी भरी हुई है, NH2NP6 इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो भाई ये तो पूरी की पूरी शेल्स इनकी भरी हुई है, तो इनको तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए ही नहीं, तो भाई ये कितनी होगी, 0। हमारे पास में जेनन के कुछ कंपाउंड्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए आते हैं, और जेनॉन जो है बहुत मुश्किल से नोबल गैस है, लेकिन ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है, वो भी तब जब हम एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर दें उसको, तब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं जेनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स, और जेनॉन और ऑक्सीजन के, जेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड, ये इनके कंपाउंड्स बनते हैं। तो भाई देखते हैं कि जेनॉन को और फ्लोरीन को अगर मैं निकल ट्यूब में, सब में आप ये याद रखें कि सब में क्या यूज होगा, निकल ट्यूब यूज होगा, है कि नहीं। तो भाई अगर मैं 2:1 के रेशियो में ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, 2:1 के रेशियो में ले लेता हूं निकल ट्यूब में 673 केल्विन और 1 बार का प्रेशर अगर मैं ले लिया, तो XeF2 टाइप का कंपाउंड बनेगा, XeF2 कंपाउंड बनता है। अगर मैं ये रेशियो, फ्लोरीन का रेशियो बढ़ाता चला जाता हूं और साथ ही साथ में टेम्परेचर भी बढ़ाता जाता हूं और प्रेशर भी बढ़ाता जाता हूं, तब मेरे पास में फ्लोरीन जो है ज्यादा रिएक्शन करने लगेगा जेनॉन के साथ, जेनॉन की वैलेंसीज खुलने लगेंगी और फ्लोरीन उसको ऑक्यूपाई करने लगेगा। तो भाई यहाँ पे XeF2, XeF4 और फिर फाइनली XeF6 बनेंगे। ये कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई, तो अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, कि भाई जेनन और ऑक्सीजन के कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो जेनॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड बनने के लिए जेनॉन का सबसे पहले फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड बनाना जरूरी, क्योंकि फ्लोरीन ही एक ऐसा एजेंट है जो कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्शन कराने के लिए खींच सकता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है ताकि वो फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना सके जेनॉन। तो भाई यहाँ पे XeF4 + 12H2O। अब यहाँ पे अपन को कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि भाई एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जहां पे भी उनको हाइड्रोजन दिखेगा, फ्लोरीन को हाइड्रोजन दिखेगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की तरफ भागेगा, है ना। हाइड्रोजन उसके लिए ज्यादा आसान शिकार है ना, कंपेयर टू जेनॉन। जेनॉन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो रिजल्टेंट हमारे पास में क्या बनता है, देखो XeF4 + 12H2O gives xenon + XeO3 + 24HF + 3O2। तो इन बिटवीन दिस ट्रांजिशन हमारे पास में जेनॉन और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अटैक करता है कि भाई जो भी हमारे पास जेनॉन की साइट्स हैं हम उस पर अटैक करते हैं और उसके बाद में हम वहां पे कंपाउंड बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे XeF6 + 3H2O, यहाँ पे XeO3 + 6HF, ये भी बन सकता है। XeF4 + H2O, XeOF2 + HF, सब में HF बन रहा है, देखते जाओ ध्यान से। XeF6 + 2H2O हमें क्या बना के देगा, XeOF4 + 4HF। तो भाई ये तो हुए हमारे कंपाउंड काय के, जेनॉन और ऑक्सीजन के, और इनके कुछ शेप्स मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से कि भाई जो हमारा XeOF4 जो है उसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल, और यहाँ पे मैंने उसका हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोगों के लिए लेके रखा है। तो यहाँ पे आप जैसी स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। ये एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं, इनको पक्के से तैयार करना है अपन को। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई XeOF2
का हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये एक टी शेप्ड हमारे पास में मॉलिक्यूल होता है, टी शेप्ड का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि पिरामिडल स्ट्रक्चर XeO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहता है, sp3। अगर मैं देखूं कि XeO2F2 का अगर मेरे पास में शेप देखा जाए तो ये होता है डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर पिरामिडल। और फाइनली हमारे पास में यहाँ पे दो शेप्स और हैं जो कि XeF6 का है। XeF6 का जो शेप है वो अभी हमारे पास में जो भी थ्योरीज हैं उससे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इट शुड बी अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। तो ये हो गया हमारा XeF6 का शेप। तो और इसके बाद में हमारे पास कुछ शेप्स और है जैसे कि XeF2, तो ये हमारा लीनियर, क्योंकि यहाँ पे जो सिमेट्री है वो अचीव हो जाती है, तो ये लीनियर हो गया। और अगर हम बात करें कि एक और जो शेप है हमारे पास में XeF4 का, XeF4 जो है हमारा शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये सारे शेप्स जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको बना के बार बार बना के देखो। इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, इनके जो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हैं उनके हिसाब से भी वो भी आपको नोट डाउन करके रखना है। एक बुक में पूरी एक टेबल दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, वहां से आप और इसको रेफर कर सकते हैं। तो भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इसी के साथ में पी ब्लॉक भी खत्म हो गया है। पी ब्लॉक में मैंने आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी है, प्रैक्टिस करते रहिए इस इंफॉर्मेशन को। और भाई एक और बात आप लोगों से मैं ये करना चाहता हूं भाई, कई अभी एग्जामिनेशन के टाइम पे कई आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मिलेंगे और ये सारी चीजें आप लोगों को फला टाइप की यूट्यूब पे आपको देखने के लिए मिलेगी। एक वीडियो देखोगे उसके अगला दूसरा वीडियो लगा रहेगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई दूसरा बोल रहा है हमको कि भाई मोटिवेट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, तो भाई उससे कोई चीज नहीं बदलने वाली है। चीजें तब बदलेंगी जब आप खुद ये दृढ़ निश्चय कर लोगे कि जितना मेरे पास में समय है उसको मैं प्रॉपरली यूटिलाइज करके और बढ़िया से पढ़ाई करूंगा। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, आप सेल्फ मोटिवेट ही हो सकते हो। अगर आप होगे सेल्फ मोटिवेट तो आप काम करोगे। अगर आप मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आ रहा है कि यार मुझे करना है, मेरा रिजल्ट है, मुझे तैयारी करनी है, हमेशा याद रखो ये रिजल्ट ना तुम मम्मी के लिए, ना पापा के लिए, ना दोस्तों के लिए, ना किसी और के लिए, किसी के लिए तुम ये रिजल्ट नहीं बना रहे हो, ये तुम लाइफ बना रहे हो तो अपनी बना रहे हो, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो भाई अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अगले वीडियो में, जिसके अंदर मैं बात करूंगा अब अगले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की। तो वहां पे हम उसको कंप्लीट करेंगे और वो कौन सा चैप्टर होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में ही बताता हूं। तो तब तक के लिए बाबा गैंग को भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। तो और तब तक के लिए जय हो।